हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आप सबको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे होम साइंस से रिलेटेड आपको सारे वीडियो फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लासेस यहाँ पे होम साइंस की ही चलती है। होम साइंस टॉपिक से आप मेरे चैनल के द्वारा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, DSSSB, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी स्टेट का होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो तो मेरे चैनल के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि है 2020। आज जानते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, उसके आधार पे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली बात तो ये नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसी के साथ हायर एजुकेशन का आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आप अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम देते, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आप DSSSB के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी वहाँ पे कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा। वैसे इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप चाहें तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका एक ही बार में सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करीब 34 वर्ष बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में NEP 2020 को मंजूरी दी। न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। आगे देखिएगा, इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। किससे पूर्व? 2020 से पूर्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो सबसे पहले शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 में। दूसरी 1986 में। थर्ड कब बनी है? 2020 में। याद रखिएगा, ठीक है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव मांगे गए थे, जिनमें लगभग 2.25 लाख सुझाव आए। देखिए, ये जो सुझाव मांगा गया, इस पॉइंट से शायद आपको होम साइंस में ही एक शब्द का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्फी डिसीजन मेकिंग। डेल्फी डिसीजन मेकिंग में यही होता है कि कोई एक समस्या चुनी जाती है, उस समस्या से संबंधित जो विशेषज्ञ हो सकते हैं, मतलब ये अगर सोचा जाए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको ये व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, तो ऐसे ही कई व्यक्तियों से उनके सुझाव मांगे जाते हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसी के द्वारा समस्या को सुलझाया जाता है। हमारे सामने समस्या क्या थी कि हमें आज के समय के हिसाब से नई शिक्षा नीति लानी थी। 2020 में संशोधन करके या कुछ सुधार करके नया लाना था, कुछ नई तरीके से बच्चों के लिए एक पॉलिसी तैयार करनी थी। तो इसमें जो विशेषज्ञ हैं, वर्ग जो है उनका एक विशेषज्ञ है, उनसे सुझाव मांगे गए और लगभग 2.25 लाख सुझाव आए। तो इनमें से ही फिर जो बेस्ट सुझाव लगा, उसी के आधार पे ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसे फिर से संशोधित किया गया। अब देखिए इसको तैयार करने के लिए जो समिति वगैरह तैयार की गई थी, तो इसको भी नाम आप देख सकते हैं। मेरे जो पहला वीडियो जो इसके पहले है, लिंक आपको दे दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, कि पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कर रहे थे। जो समिति बनाई गई थी वो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ही ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसे की बनाया गया। यह शिक्षा नीति देश भर के लिए नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाई गई। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। यह शिक्षा नीति देश भर से प्राप्त सुझावों, विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 5 स्तरों पर निर्मित की गई। पहली बात देखिए, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार नई शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? पहली बार बनाई गई थी 1968 में। फिर उसके बाद कब संशोधन हुआ था? 1986 में। जो 2020 का संशोधन हुआ, ये किस नंबर का है? तो ये तीसरा संशोधन है। किस समिति की अध्यक्षता में बनाई गई थी? समिति आपको पता ही है, के कस्तूरीरंगन। अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? इनका भी नाम आपको पता है। ये कहाँ पहले कार्य करते थे? तो ये भारतीय इसरो में जो है ये पहले कार्य करते थे।
फिर याद रखिएगा कि इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं कि जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। आगे हम लोग उसे भी देखते चलेंगे। देखिएगा, शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच जो सिफारिशों के आधार पर 5 स्तरों पर निर्मित की गई है, उसमें स्तर में पहला पॉइंट था, देखिएगा, शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच। फिर है समता, फिर है, देखिएगा, पहला है शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, फिर है समता, फिर गुणवत्ता, फिर वहनीयता तथा जवाबदेही। ये पांचों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो नेट जेआरएफ के एग्जाम है ना, उसमें रीअरेंज करने के लिए आता है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें आपको इन 5 के अलावा जो भी एक पॉइंट लिखा होगा, शब्द लिखा होगा, उसे हटाना रहेगा। आगे देखिएगा, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो ये नई शिक्षा नीति है यह सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसमें वर्ष 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। अब ये जो ईयर लिखा हुआ है, इसके साथ जो ये क्लासेस के परसेंटेज दिए हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इससे भी पहले काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, कोई भी योजनाएं चलती हैं, स्कीम चलती है, कोई भी सरकारी योजना आती है, तो उसमें उसके जो खर्च होते हैं ना, उसका जो वहन करना होता है, तो उसमें कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो यहाँ पर यही जो खर्च है उसमें जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी दी गई है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। या पूछा जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह बदलाव कब हुआ? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। ओके, आगे अब देखिएगा कि जो स्कूली शिक्षा में अब बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा 10+2 फॉर्मूला की जगह, पहले देखिए 10+2 का फॉर्मूला चलता था, अब इसकी जगह पर 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 फॉर्मूला के हिसाब से होगा। इसमें स्कूली शिक्षा को 4 स्टेज में बांटा गया है। अब ये आपके सामने सारी डिटेल है, अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे और यही इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो आपको ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बनता है। 5+4+3+3 ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन सही क्या है? 5+3+3+4। तो ये ईयर है। अभी देखिएगा आप लोग आगे, इसको आपको समझ में आएगा कि ये सूत्र किस लिए है। इसमें अगर बात की जाए तो 4 स्टेज में बटा हुआ है। तो 4 स्टेज में सबसे पहले है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर है मिडिल स्टेज, लास्ट में आएगा सेकेंडरी स्टेज। देखिएगा डिटेल में कि जो ये देखिए आपके सामने क्रम दिया है, 4 स्टेजेस हैं, स्टेजेस के ये नाम दिया है। शिक्षण वर्ष, ये कितने वर्ष के लिए ये चलेगा, कितने वर्ष ये स्टेज रहेगा, इस बारे में है। फिर कक्षा की, इस वर्ष के अंतर्गत कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होंगी, फिर छात्र की उम्र क्या होगी, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन अब 3 वर्ष से कम में नहीं हो सकेगा। यहाँ देखिए स्टेज का नाम है पहला फाउंडेशन स्टेज। शिक्षण वर्ष ये 5 वर्ष चलेगा, 3 पहले उसके बाद होगा +2 वर्ष। 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी बाल वाटिका के माध्यम से प्री स्कूलिंग की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी तक प्ले ग्रुप स्कूल चलता है, LKG UKG, उसी की बात की जा रही है कि ये 5 वर्ष का होगा। 5 में से 3 वर्ष होगा आंगनबाड़ी या बाल वाटिका की, और 2 वर्ष जो होगा उसमें आएगा कक्षा 1 और 2। तो देखिएगा जब कोई बच्चा आंगनबाड़ी में एडमिशन लेता है, बाल वाटिका में पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी मिनिमम एज 3 वर्ष होनी चाहिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, और कक्षा 1 और 2 में एडमिशन कोई ले रहा है तो उसकी एज 6 से 8 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें
जो शिक्षण वर्ष है वो 3 वर्ष का होगा। कक्षाएं कौन कौन सी शामिल होगी, तो ये कक्षा 3 से 5 तक चलेगा। यहाँ 2 तक कंप्लीट हो गया, अब 3 से 5 की कक्षा यहाँ चलेगी। इसमें बच्चे की आयु 8 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये पूरा एक जो चार्ट है ना, इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है मिडिल स्टेज। ये टीचिंग जो है ये भी 3 वर्ष चलेगी, जैसा कि अभी आपने देखा था सूत्र एक 5 + 3 + 3 + 4, वही चीज़ यहाँ लिखा है। जो मिडिल स्टेज है वो कक्षा 6 से 8 वर्ष की होगी। कक्षा 6 से जो 8 चलेगा वही कक्षा है मिडिल स्टेज, और इसमें बच्चे की आयु, स्टूडेंट की आयु होनी चाहिए 11 से 14 वर्ष। फिर है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 वर्ष के लिए होगा। इसमें कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं शामिल होगी, सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी। और इसमें जो छात्र है उसकी आयु होनी चाहिए 14 से 18 वर्ष। अब देखिएगा इसमें कुछ डिटेल भी है इसके बारे में, हर एक स्टेज के बारे में एक परिभाषा के रूप में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले है फाउंडेशन स्टेज, 3 से 8 वर्ष के आयु के लिए, 3 से 8 वर्ष के आयु के लिए, क्योंकि ये 5 वर्ष का चल रहा है ना, तो इसमें 3 वर्ष से शुरू हो गया था। कक्षा 2 तक बच्चे की आयु 8 वर्ष होनी चाहिए, तो कक्षा 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया, अभी आपने पहले ही देखा। पहला तो आंगनबाड़ी है, दूसरा जो बच्चा कक्षा 1 और 2 में जाएगा। पहले भाग के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को रखा गया है। इस आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE याद रखिएगा आप ये नाम। फिर इसके बाद देखिएगा, इसी तरीके से अगर बात की जाए आपसे फाउंडेशन स्टेज में पहले भाग में कितने वर्ष की बात की गई है, तो 3 वर्ष की, और दूसरे भाग में 2 वर्ष की, तो टोटल ये फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष का कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी की दूसरी स्टेज है। 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। प्रयोगों के माध्यम से, ठीक है, प्रैक्टिकली कराया जाएगा। स्पष्ट है कि 3 वर्ष की समयावधि को प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चे की आयु 11 से 14 वर्ष है। इस आयु के बच्चों को मिडिल स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू होंगे। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें कौशल विकास की बात किस स्टेज पे की जा रही, तो मिडिल स्टेज में की जा रही है, और कक्षा 6 से ही। स्पष्ट है कि 3 वर्ष की समयावधि को मिडिल स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टेज। एजुकेशन पॉलिसी की जो लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज। इस पे 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं की पढ़ाई होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा तथा छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। स्पष्ट है कि 4 वर्ष की समयावधि को सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। इस तरीके से पूर्ण होता है 5 + 3 + 3 + 4 का सूत्र। कुछ और भी पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, देख लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा को खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा वही फाउंडेशन स्टेज की बात की गई है कि खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषाई विविधता के संरक्षण पर भी बल दिया गया है। इनके लिए कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। इनके साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। मतलब ये है कि बच्चों को जो जैसे ही बच्चे स्कूल आना शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए उनके गांव की भाषा कुछ और है, उनकी डेली में बोली चाल जो उनकी भाषा है वो हिंदी है या अवधी है। घर में देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि घर में अलग तरीके से बातचीत किया जाता है। स्कूल में आए टीचर अगर उन्हें खड़ी भाषा में बात करने लग जाए, हो सकता है इंग्लिश में बात करने लग जाए, तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा, हेसिटेट होगा। जब भी
किसी की भाषा ही हमें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भाषा ही संचार का माध्यम होता है। जब हमें किसी की भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो बच्चे का मन ही नहीं लगेगा किसी भी एक्टिविटी में। तो इसीलिए ये जोड़ दिया गया है कि एजुकेशन जो 2020 आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें बच्चे की जो मातृभाषा है या डेली में जो बच्चा जो भाषा प्रयोग करता है उसी के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को पढ़ाया जाए। स्कूली उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, लेकिन किसी भी छात्र को भाषा चुनने को लेकर के बाध्य नहीं किया जाएगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, कक्षा 6 से ही। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NPS फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST तैयार की जाएगी। मूल्यांकन संबंधी सुधार पर बल देते हुए 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट फॉर्मेट में या सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब है 4 विकल्प में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक प्रश्न को अपने शब्दों में उसका उत्तर देना। फिर है त्रिभाषा फॉर्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल करने पर बल दिया जाएगा। वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब ये जो 4 वर्षीय बात की जाए तो जो लोग 1 वर्ष में बीएड किए थे वो भी वैलिड है, जो 2 वर्ष में किए हैं वो भी वैलिड है। आने वाले समय में इस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी, इस तरीके से खाका तैयार किया जाएगा कि 12th के बाद ही ये सब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। तो ये नहीं है कि आप पहले MA करें फिर उसके बाद 4 साल बीएड करें, सब चीज़ें एक साथ ही शामिल कर दी जाएंगी। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री क्या होनी चाहिए? बीएड। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो भी लिंक आपको दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें बोर्ड पे पढ़ाया गया है, सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई है, समिति के बारे में बताया गया, काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं अभी आप, तो उधर भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी है, नोटिफिकेशन है तो आपको मिलता रहे। कभी बातचीत करना हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।